नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दो नरकंकाल, एक वैलेंटाइन डे का कार्ड। यह केस बहुत ही अजीबोगरीब था। यह केस तब का है जब मैं मेरठ में पोस्टेड था। मेरठ में आए दिन गैंग वॉर, लूट, किडनैपिंग, मर्डर्स की वारदातें हमेशा हमें एज पर रखती थी। उसी दौरान यह केस मेरे सामने आया है, जिसमें क्राइम के एंगल को समझना बिल्कुल आसान नहीं था। दो नरकंकाल का एक वैलेंटाइन डे के कार्ड से क्या कनेक्शन होगा? यह राज जितना विचित्र था, उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली इसकी हकीकत थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम लोग पढ़ाई करो। हाँ माँ, हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है, आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे? नहीं बेटा, इस बार हम लोग नहीं जा पाएंगे। हाँ पर क्यों नहीं माँ? आपने तो बोला था कि हम बाबूजी से मिलने शहर जाएंगे। अरे काहे झूठा दिलासा दे रही हो उन बच्चे को? पता काहे नहीं देती कि इनका बाबा वापस नहीं आने वाला? जीजी, आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए। काहे बच्चों के दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं? अरे तुमको तो कछु कहना ही बेकार है। जाने वाला तो चला गया और तुम सबका बोझ हमरे मत्थे मर गया। खिलाओ पिलाओ भी, ऊपर से पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी। सुन लो तुम लोग, अब से तुम दोनों में से कोई स्कूल नहीं जाएगा। रमा, तुम्हें मना किया है ना, इनको तंग मत किया करो। चलो भीतर, भीतर चलो। सुलेखा, तुम इसकी बातों का बुरा मत माना करो। मैं हूं ना, सब देख लूंगा। बच्चों तुम बैठो, पढ़ाई करो, चलो। अब तुम्हारी बारी। अच्छा, तो इसलिए मुझे मार्केट भेज रहे थे तो किस नौकरानी के साथ रंगरलियां बना सको? कमरा साफ करने के लिए आई थी। सब समझती हूँ मैं। और तू चल निकल मेरे घर से, निकल। अरे छुटकी और गुड्डी कहाँ है? जो स्कूल गए। फिर कहाँ सोचा है जिंदगी के बारे में? मेरा मतलब अकेली रहती हो, पति के बिना अच्छा नहीं लगता होगा ना। अब देखो, तुम्हारी बिटिया का पालन पोषण कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ तो चाहिए ना। बात सुनो, देखो सो के मनाओ, हमने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दिया। हमारी बात मान लो, सब आगे अच्छा ही होगा। कुछ नहीं, देखो तुमने ठीक कहा था, इस पर रहम नहीं करना चाहिए था। हमसे गंदा रिश्ता बनाना चाहती है। देखो, गिरफ्तार तो आप कर रहे थे जीजी, हमको क्या समझ में नहीं आता कि क्यों हमसे मीठा मीठा बोलते हैं। देखिए जीजी, हमारा घर जमीन हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर लेंगे। हिस्सा? क्या बोली तुम? हिस्सा चाहिए तुमको? तुम्हारा शरीर का बोलते बोलते नोच करके ना तुम्हारा हिस्सा कर देंगे। एक तो हमारे पति पे डेरे डाल रही हो, ऊपर से हिस्सा मांगती हो। चल निकल। नहीं जीजी हमारी बात तो है ना, निकलो, हमारी बात तो सुनिए जीजी। जीजी ठीक हो ना? ये कुलच्छनी डायन है, डायन। मेरी पत्नी पेट से थी और इसने उस पर हाथ रखा, मेरा बच्चा मर गया। इसने मेरे भाई की जिंदगी भी खराब की है। मैं कहता हूँ पूरे गांव पे सांप है, ये सांप हो। हाँ सरपंच साहब, ये हमारे घर आई तो हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। हाँ, इन्होंने मेरी गाय को छुआ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। हाँ सरपंच साहब, ये डायन है, डायन। लोग शांत हो जाइए, पंचायत अपना फैसला सुनाती है। आज से अवध सिंह की पत्नी सुलेखा खां इस गांव में हुक्का पानी बंद किया जाता है। ना ही इसे कोई राशन देगा और ना ही इसकी कोई मदद करेगा। अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो उसका भी हुक्का पानी बंद। आने वाले 7 दिनों में अगर यहाँ पर कोई अशुभ घटना हुई तो इस डायन को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही फैसला है पंचायत का, बहुत सही फैसला है सरपंच साहब। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, तुम लोग बैठो, मैं भी आती हूँ।
गुड़ का पानी। तुम दोनों थोड़ा थोड़ा पी लो। हाँ लो। माँ, गुड़ का पानी नहीं, दाल भात। हाँ माँ। कहाँ से लाऊं तुम लोगों के लिए दाल भात? हमको आंख दिखाना कितनी बड़ी गलती थी, हाँ? पेट भर रहे थे हम तुम्हारा, और तुमने तो अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार दी। तो अब भी चाहे ना तो मैं तेरा और तेरे बच्चों का पेट भर सकता हूं। गुड्डी छुटकी, ये लो और अंदर जाओ। जाओ। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी मान गया। ठेकेदार साहब, क्या हुआ? ये देखिए हड्डी। एक काम करो, पूरा खोदो। क्या हुआ? क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? सर यहाँ बेडरूम के फर्श के नीचे खुदाई कर रहे थे तो 2 नर कंकाल निकले। क्या? अरे अक्ल की बैगन, तुझे कहा किसने था बेडरूम खोदने के लिए? सर टाइल्स लगवाना है और वायरिंग फिटिंग करनी है तो खुदाई तो करनी पड़ेगी ना। अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सर आप फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। अंदर क्या हुआ है हमें जानना है। प्लीज बात करने दीजिए सर। रास्ता दीजिए। बाहर बुलाइए, बात करनी है सर। प्लीज सर, प्लीज, excuse me। नो क्वेश्चन, बताइए नो कि क्वेश्चन, प्लीज आंसर दीजिए। सर इस घर का मालिक मनोहर लाल है, और इस घर में जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी ने मनोहर लाल को इन्फॉर्म किया था। देखो कुछ मिलता है के अंदर। सर घड़ी। चौदह तारीख। सर ये देखिए, ये खाली गिफ्ट रैपर मिला है। इस रैपर पर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा है। घड़ी में है 14 तारीख, मतलब घड़ी 14 तारीख को बंद हुई। इसका मतलब यह है कि ये कंकाल किसी कपल के होंगे। शायद इन्हें 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दफनाया गया होगा। सर सच में हमें कुछ नहीं पता कंकालों के बारे में। सर 2 साल से इस घर में रह रहे हैं हम, तो सोचा रिनोवेट करवा देते हैं। उनको क्या मालूम था कि कंकाल निकल आएंगे यहाँ पे। और कौन कौन रहता है इस घर में? अकेले रहते हैं हम। ठीक, जिनके कंकाल है उन्हें कितने समय पहले दफनाया गया होगा? अभी ये बात बताना मुश्किल है सर, पर किसी भी बॉडी को 1 साल दफनाने के बाद वो कंकाल में बदल जाती है। थैंक यू। इस मनोहर लाल के कुंडे निकालो। क्या हुआ चुटकी? संभालो, हम हैं ना। सर इस मकान की खुदाई में हमें 2 टांके कंक्रीट मिले, एक जो इस मकान की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज हुआ और एक उसके बाद का। मतलब ये हत्याएं इस मकान के कंस्ट्रक्शन के बाद हुई है, जब ये मकान बन चुका है। यस सर। उसके बाद बेडरूम में गड्ढा खोदकर इन लाशों को दफना दिया गया और उसके बाद कंक्रीट और टाइल से उसको कवर कर दिया गया। शर्मा, पता करो ये मकान कब बना था। कंकाल के साथ जो हमें हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा हुआ रैपर मिला है और 14 तारीख को बंद हुई घड़ी मिली है। 14 फरवरी और उसके आसपास की जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है आसपास के सभी थानों में पता कर। आवाज लग रही है डियर आसम।
बिजलियां गिराने का इरादा है? तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। ये पर इसे यहां मत खोलना, घर जाके। एक अर्जेंट फोन है। हाँ तो हाँ डियर, बोलो। पहले तुम बताओ कि तुम किस डियर के साथ हो। क्या बात कर रही हो तुम? अरे जरूरी मीटिंग में हो भाई। अच्छा, और मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे मैनेजर के सामने खड़ी हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी किस लड़की के साथ मीटिंग चल रही है। कैसी? वो क्या? अगर 15 मिनट में तुम घर नहीं पहुंचे तो वहीं आकर तुम्हें और उस लड़की को जान से मार डालूंगी, समझे? अरे मनोहर की वाइफ रीमा गायब है? हाँ सर, 1.5 साल पहले तक तो रीमा का मनोहर जी के साथ ही रहती थी, पर अचानक फिर वो गायब हो गई। और जब भी हम मनोहर जी से इस बारे में पूछते थे तो वो टाल देते थे। क्या वजह हो सकती है? मनोहर का और उसकी बीवी का आपस में कोई झगड़ा? सर, दोनों में लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता है। एक बार मैंने खुद उनको लड़ते हुए देखा था। सर, मैंने रीमा को बोला भी था कि वो जाके पुलिस में शिकायत कर दे, पर उसने मेरी सुनी नहीं। फिर उसके 1 हफ्ते बाद से वो दिखी ही नहीं, और उसके जाने के बाद ही उसके घर में एक औरत का आना जाना शुरू हो गया। कौन थी वो औरत? शायद उसके ऑफिस की होगी। गुड्डी, ये फल है ना, वो सुंदर अंकल को देके आना और उनसे 175 रुपए लेके आना। ठीक है काकी, चल। चल समझा शुरू। सर, जरूर आपके किसी ने कान भरे हैं सर। हमने अपनी बीवी को मारा ही नहीं है सर, वो खुद हमें छोड़ के चली गई। आजकल कहाँ है रीमा? सर, हमको मालूम नहीं सर। तेरी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। धोखा दे रहा था ना अपनी बीवी को? सर, आप जिस औरत की बात कर रहे हैं वो हमारी कलीग थी सर, मीनाक्षी। हम और वो अच्छे दोस्त हैं सर। धोखा तो हमारी बीवी ने हमको दिया है सर। हमारे ऑफिस में एक हमारे जूनियर रोहन के साथ उसका चक्कर चल रहा था सर। इसलिए तूने रीमा और रोहन को मारकर उस मकान के नीचे काट दिया, तो कंकाल मिले हमें वहां से। अब ये बोल, मीनाक्षी भी उसमें इन्वॉल्व थी? मीनाक्षी, मनोहर की बीवी गायब है और तुम्हारे दोस्त के घर से हमें 2 कंकाल मिले, और तुम्हारे ऑफिस हमने ये भी पता लगा गया कि रोहन भी तभी से गायब है जब से रीमा, तुमने नहीं तो क्या अकेले मनोहर ने कांड किया है? अपनी पत्नी का पता बोल, हमें उसके मैके वालों से मिलना है। सर, रीमा का यहाँ कोई नहीं था सर, और हम भी रीमा को अपनी शादी के सिर्फ 6 महीने पहले से ही जानते थे सर। रीमा मनोहर की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी तो 10 साल पहले ही गुजर गई थी। 2 साल पहले ही रीमा और मनोहर ने शादी की थी। सर, वो कंकाल रीमा और रोहन के हैं ही नहीं, पुराना कांड है सर। कोई हमसे पहले जो रहता होगा ना, उसने किसी कपल को गाड़ दिया होगा वहां ले जाके। तेरे से पहले कौन रहता था वहां? सर, ओम प्रकाश बिल्डर से लिया था हमने मकान। आज कहाँ ले जा रहे हो हनी? आज हाईवे रिसोर्ट पे कमरा बुक किया है तुम्हारे लिए। इसका फोन आ गया, 1 मिनट। हाँ बोलो। सर, कहाँ हैं आप? क्या? मेरी बीवी फिर से ऑफिस आ गई क्या? सर, बीवी नहीं, आफत आई है। पुलिस को आपके घर से 2 कंकाल मिले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने खबर दी है तुम्हें? सर, अगर आपके पास फुर्सत है तो खुद चेक कर लीजिए। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, सब में खबर चल रही है। रुक, पैसे लेके आता हूं। चोरी करने का इरादा है? नहीं अंकल। अंकल की बच्ची, बताओ तेरे मालकिन को। मैंने तुम पे भरोसा किया और मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है? तुम चोरी कर रही थी? नहीं काकी। मैं कमिंग सर? यस कमिंग। सर, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार से मिला था, तो पता चला कि वो मकान 10 साल पहले बनाया गया था। और सबसे पहले वो मकान ओम प्रकाश नाम के बिल्डर ने बनाया था। तो ये ओम प्रकाश, सर, ओम प्रकाश ने ये मकान मोहन राकेश को बेच दिया था, और फिर 1 साल बाद इसने मोहन राकेश से वो मकान दोबारा खरीद लिया। और सर, ओम प्रकाश ने कुछ महीने बाद वो मकान वापस बेच दिया मनोहर लाल को। उसे गौर करने वाली बात यह है कि ओम प्रकाश ने रीसेल में जिस दाम पर यह मकान खरीदा था उससे कम में उसे बेचा। एक बिल्डर अपने ही बनाए हुए मकान को कम कीमत पर क्यों बेचे?
आपने अपना मकान कम कीमत में बेचा। ऐसा होता नहीं है कि कोई बिल्डर खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी नुकसान में बेचे। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है सर। क्या है, मेरे को फैमिली के लिए थोड़ा बड़ा घर चाहिए था, इसलिए मैंने वो घर निकाल दिया। बाकी और कोई बात नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम कीमत में इसलिए बेचा क्योंकि दो लाशें दफन थी जमीन के नीचे, उस कपल को मार के गाड़ दिया? कौन थे वो लोग जिनके कंकाल मिले हमें? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। मैंने वो मकान बनवाया जरूर था, लेकिन मैं कभी रहने के लिए नहीं गया। मैंने वो मकान मोहन राकेश को बेचा था सर। वो हापुड़ में रहता है। बाद में उसको वो मकान दोबारा बेचना था तो मैंने खरीद लिया सर। ये लीजिए, बाकी मैं ट्रांसफर कर दूंगा। सर वो दोनों नरकंकाल किसके थे मुझे नहीं पता है सर। हो सकता है सर वो मोहन राकेश ने कोई कांड किया हो। वो हापुड़ में रहता है सर। वो हम पता कर लेंगे, लेकिन बिना हमसे पूछे शहर से बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूंगा सर। अच्छे से छिलना और छोटा छोटा काटना, ध्यान से, जल्दी कर। सर वो घर मैंने 2010 में खरीदा था, फिर मेरा मुंबई में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद 2015 में मैं रिटायर हो गया। प्रॉपर्टी का कुछ फायदा नहीं था, इसलिए घर बेचने की सोचा मैंने। बिल्डर ओम प्रकाश को पता चला तो उसने वो घर खरीद लिया मुझसे। तब से लेके आज तक मैं अपने बेटे के साथ हापुड़ में रह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले 2 लाशें दफन कर दी और उसके बाद घर बेच दिया? नहीं सर, कुछ समय के लिए मैंने वो घर किराए पर दिया था एक रिटायर आर्मी वाले को। चंदन सिंह नाम था उसका। आप घर की बिल्कुल फिक्र ना करें, अपने घर की तरह हिफाजत करूंगा। 1 साल तक चंदन किराया बराबर भेजता रहा। उसके बाद अचानक उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन उसने मेरे एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया सर। फिर मजबूर होकर 2-3 महीने के बाद मैं उसे मिलने गया तो घर में ताला लगा हुआ था और चंदन का भी कहीं अता पता नहीं था। चंदन सिंह का फोन नंबर और कहां का रहने वाला था ये? हाँ, लगभग 1 साल रहा मैं उस घर में, और फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि किराया बहुत ज्यादा था। 12 महीने का किराया तो मैंने एडवांस में दिया था। आप चाहें तो मेरे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। राकेश लेकिन झूठ बोल रहा है कि मैंने उसे बिना बताए मकान खाली किया। ठीक है। चंदन का कहना है कि मोहन राकेश झूठ बोल रहा है। चंदन और मोहन राकेश दोनों की हिस्ट्री निकालो और पता करो कि इनकी पहचान में या परिवार में कोई कपल मिसिंग है क्या। मैं चेक कर रहा हूं सर, पर इंक्वायरी में एक बात और पता चली है सर। इस ओम प्रकाश की एक बेटी है जो कई सालों से दिखी नहीं है। लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश और उसकी बीवी तो ये बोलते हैं कि ये यूएस में सेटल्ड है। ये उसकी बेटी है सर। ठीक है, रीमा और रोहन के साथ साथ ओम प्रकाश की इस बेटी के बारे में पता करो कि वाकई में यूएस में है क्या फिर इसमें कोई ऑनर किलिंग का एंगल है। ओके सर। अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाता। अब किस बात की टेंशन ले रही हो? टेंशन तो मेरी जिंदगी में उसी दिन घर कर गई थी जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी। ये टेंशन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्या हुआ चुटकी? फिर से वही सपना देखा? चुटकी चुप हो जा। चुटकी कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, वो बच्चे ने भयानक सपना देखा। सर मैंने पता किया, ओम प्रकाश की बेटी वाकई में यूएस में सेटल्ड है। लेकिन सर एक मिसिंग कपल मिला है जिसका कनेक्शन ओम प्रकाश के साथ है। इस ओम प्रकाश ने एक बार नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जान से मारने की धमकी दी थी। ये देखिए सर, ये वो इंजीनियर है, इसका नाम प्रताप है। इसने एफआईआर भी करवाई थी, लेकिन एफआईआर के चंद दिनों बाद ही प्रताप और उसकी पत्नी प्रीति दोनों लापता हो गए और उस केस का प्राइम सस्पेक्ट ये ओम प्रकाश ही था।
बेटे को? हाँ? अब बताती हूँ मुझे जबल क्या होती है। चल बताती हूँ। हाँ? चलाया मेरे बेटे को, जलाया। अब देख। जल्दी कर। रुक। तू जानबूझ के टकराया था ना मुझसे? सच में जला दूं? देखो अगर मम्मी के साथ कुछ किया ना तो मैं तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी। चल बोल, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रताप और उसकी पत्नी का है? बेवजह शक कर रहे हैं सर मुझ पर। सेशन कोर्ट ने भी मुझे बरी कर दिया है साहब। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला साहब। सबूत तो अब मिला है। दो कंकाल मिले तेरे बनाए हुए मकान में, और वो केस भी अब फिर से खुलेगा। सर बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने उस इंजीनियर को थोड़ा सा धमकाया था सर। सर वो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी था। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी सर, आप पता कर सकते हैं उसके खिलाफ। उसको लगा कि वो अरेस्ट हो जाएगा इसलिए वो गायब हो गया। साहब गाजियाबाद थाने में जाके पता भी कर सकते हैं, पर उसके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। जब तक सच न खुले ना। नन्हे बेटा, क्या हुआ बेटा? हाँ नन्हे क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी, 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 क्या है ये सब? तुम्हारे करतूतों की वजह से उन लड़कियों ने मुझसे और नन्हे से बदला लिया। तुमने उनके साथ ऐसा किया? छी! सर, इंजीनियर प्रताप और उसकी पत्नी प्रीति 3 साल पहले फरवरी से गायब है, और मनोहर की दूसरी बीवी रीमा और रोहन का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा किसी और कपल के बारे में पता चला जो उस घर में रहने वाले चंदर और मोहन राकेश से कनेक्टेड हो? उनके बैकग्राउंड में ऐसा कोई कपल नजर तो नहीं आ रहा है जो मिसिंग हो। माना रीमा, रोहन, प्रीति, प्रताप नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें हर पॉसिबिलिटीज पर काम करना है। ये केस बिल्कुल भी आसान नहीं था, और तब हमारी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली थी। जो कपल गायब थे, इसके लिए उन कंकालों की फोरेंसिक रिपोर्ट इसमें हमारी कोई खास मदद नहीं करने वाली थी। मनोहर लाल और ओम प्रकाश को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। रीमा, रोहन और प्रीति प्रताप के अलावा एक और कपल हमारी फहरिस्त में जुड़ने वाला था। सर ये विजय, ये इस एरिया में 7 साल से रह रहा है। बोलो विजय। साहब, यहाँ पास में फैक्ट्री है, वहाँ काम करता था वो मुझे दिखा था एक बार यहाँ। अरे जितेंद्र, तू यहाँ? विजय, अरे इधर कुछ काम था, चल मिलते हैं। चल ठीक है, बाय। साहब, तब उसको मैंने चंदन अंकल घर आते हुए देखा था। उस मेड ने दरवाजा खोला था। थैंक्स विजय। क्या तुम वो फैक्ट्री हमें बता सकते हो जहाँ जितेंद्र काम करता था? जी, यही पास में है। जी हाँ, मैं जब वहाँ रहता था तो एक मेड कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ काम करने आया करती थी, लेकिन मैं किसी जितेंद्र को नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई जितेंद्र नाम का आदमी उस मेड से मिलने आया करता था। अब कहाँ है वो मेड? मुझे इस बारे में नहीं पता सर। उसने सिर्फ 6-7 दिन मेरे यहाँ काम किया था, मुझे तो अब उसका नाम तक याद नहीं है। कोई 6-7 दिन के लिए मेड तो रखता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी मेड नहीं कोई और थी जिसका जितेंद्र के साथ अफेयर था? जितेंद्र भी 2 साल से गायब है, क्यों वो दोनों कंकाल इन्हीं दोनों के तो नहीं? अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? उस दौरान मुझे एक मेड की जरूरत थी, इसलिए मैंने आसपास के लोगों को बोला था, और वो खुद काम मांगने आई थी मेरे पास। आपको काम वाले बाई की जरूरत थी? हाँ हाँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, आप मुझे रख लीजिए। सर, उसने सिर्फ 6-7 दिन काम किया था, उसके बाद अचानक आना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद उसको काम जमा नहीं होगा। शिव जी सर, मैं उस फैक्ट्री के मैनेजर से मिला। उसने बताया कि 2 साल पहले जितेंद्र ने अचानक से फैक्ट्री आना बंद कर दिया था। वो वहाँ डेली वेजेस पर काम करता था, इसलिए सबको लगा कि शायद उसने कहीं और काम पकड़ लिया होगा। सर, जितेंद्र के कोवर्कर ने बताया कि उसका मंजरी नाम की एक लड़की के साथ अफेयर था, जो उससे मिलने के लिए फैक्ट्री में आती थी। सर, ये मंजरी वही मेड हो सकती है जिसको विजय ने चंदन के घर देखा था। फैक्ट्री से जितेंद्र का नंबर मिला तो है, लेकिन बंद है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक लो और पता करो कि वो नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। राइट सर।
मैं कम सर? यस कम इन। सर जितेंद्र का नंबर पिछले 2 साल से बंद है। उसके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से उसका फोटो भी मिला है। ये नंबर मथुरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड था। जितेंद्र जी हाँ साहब, मैंने ही चंदन अंकल के यहाँ काम किया था। तुम्हारा नाम? जी मंजरी। तुम मेरठ में कहाँ रहती थी? जी वो संगम नगर है ना, बस वहीं पे। जितेंद्र तुम्हारा मोबाइल पिछले 2 साल से बंद है। क्यों अचानक से मेरठ से मथुरा? सर मैं मंजरी से शादी करना चाहता था, लेकिन वहां रहने तक का ठिकाना नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा गांव आकर खेतीबाड़ी करेंगे, इसीलिए वो फोन बंद कर दिया साहब। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे साहब? दरअसल मंजरी जिस घर में काम करती थी उस घर में हमें 2 कंकाल मिले। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां किस कपल का मर्डर हुआ था। अच्छा मंजरी, जब तुम उस घर में काम कर रही थी कभी तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा? कभी ऐसा महसूस किया तुमने? जी ऐसा तो कभी कुछ नहीं, मैंने वहाँ कुछ वक्त के लिए काम किया था। सर वो कंकाल या सीमा रोहन के या प्रीति प्रताप के? क्योंकि उन दोनों कपल्स के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही है। पॉसिबिलिटी तो फिलहाल यही दिख रही है। ठीक है, जैसे कुछ और पता चलता है अपडेट में बोलो। सर उन दोनों कंकालों की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर जैसा कि हमें पता चला कि उन दोनों कंकालों में से एक मेल है और एक फीमेल। सर फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि मौत के समय जो मेल कंकाल है उसकी उम्र 45 से 50 होगी और जो फीमेल कंकाल है उसकी 20 से 25। इसका मतलब दोनों की उम्र में काफी फर्क था। जी सर। और सर ये जो मेल कंकाल है उसके स्कल पे कुछ क्रैक्स हैं। ये दोनों लाशें लगभग 2 साल पुरानी हैं। इसका मतलब वो कंकाल इंजीनियर पति पत्नी के तो नहीं हो सकते। मनोहर की पत्नी उम्र में मनोहर से काफी छोटी थी और मनोहर का कलीग रोहन अब से 2 साल पहले लगभग 45 साल का था। इसका मतलब वो कपल रोहन और रीमा हो सकता है। नाना, मनोहर को लेके आओ क्विक। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। सर जितेंद्र और मंजरी ने जो अपना एड्रेस दिया था मेरठ का, वो गलत निकला। व्हाट? मंजरी और जितेंद्र ने गलत एड्रेस दिया था? हेलो सर, मनोहर गायब है। ना ऑफिस में है ना घर में है और अपना फोन भी बंद कर रखा उसने। व्हाट? मंजरी और जितेंद्र भी गायब है? हाँ सर, पड़ोसी ने सुबह उन्हें बैगेज के साथ जाते हुए देखा है। उन दोनों के करंट फोन नंबर्स भी बंद हैं। इनकी एक डिटेल चाहिए मुझे। पता करो कि मनोहर के साथ इनका क्या कनेक्शन है। ओके सर। माना मंजरी और जितेंद्र की इंटेंशन हम पहले नहीं समझ पाए, लेकिन ये मनोहर हमारी नाक के नीचे से कैसे गायब हो गया? कैसे भी करके मनोहर मुझे अंदर चाहिए, कहीं से भी खोद के निकालो उसे, लेकिन जल्दी। सर मंजरी और जितेंद्र को पहले हम विक्टिम मान रहे थे, लेकिन ये तो खिलाड़ी निकले। मंजरी चंदन के यहां पर मेट थी। हो सकता है मंजरी ने जितेंद्र के साथ मिलकर चंदन के एब्सेंस में ये कांड किया हो। आई फील मनोहर का इन दोनों के साथ कनेक्शन होगा। उन सबके पिछले 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड से खुलाओ जल्दी। सर हेलो सर जितेंद्र के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि मंजरी यूपी के सिकंदरपुर गांव की थी। मंजरी को यहाँ गांव में पहले गुड्डी बुलाते थे। उसकी एक छोटी बहन चुटकी भी थी, उसका नाम पलक था। 10 साल पहले मैंने उनको आखिरी बार देखा था। अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया होता तो उन बेचारियों का भी वही हश्र होता जो उनकी माँ का हुआ। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी मान गया। वो हमारा सिर्फ दाना पानी बंद करवा सकता है, अपनी वासना की भूख नहीं मिटा सकता। समझो, जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैंने उन्हें उस वक्त तो भगा दिया था। क्या उनकी माँ को गांव वालों ने मार दिया? नहीं साहब, गांव वालों ने नहीं, प्रेम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सुलेखा को मार डाला। गांव वालों के लिए सुलेखा पहले से ही डाइन साबित हो चुकी थी। उसकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। तरह तरह की भ्रांतियां भर दी गांव वालों के मन में। उसका फल मिला उसे।
तिल तिल के मरा, 2 साल तक खाट से नहीं उठा मरने से पहले। लेकिन मंजरी किसी जितेंद्र नाम के लड़के के साथ शादी करके रह रही थी मथुरा में। वो तो मुझे नहीं मालूम साहब। और उनके पिता अवध सिंह, वो मेरठ में रहते हैं। वहां उन्होंने किसी और औरत के साथ शादी करके घर बसा लिया। मेरठ में जहाँ रहते हैं उनका पता दीजिए। अपनी माँ की हत्या के बाद वो शहर चली आई थी। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं यहाँ रहता था। उनके पास मेरा एक फोटो था बस। फिर एक फल बेचने वाली औरत की मदद से उन्होंने मेरा पता लगा लिया। ये मेरी सेकंड वाइफ है, लक्ष्मी। मैंने इन्हें भी नहीं बताया था कि मैं पहले से शादीशुदा था। मैं उन दोनों को घर में नौकरानी बनाकर ले आया था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी माँ का हक मैंने लक्ष्मी को दिया और उनका हक नन्हे को। फिर एक दिन गुस्से में उन्होंने लक्ष्मी को सब कुछ बता दिया। तुम ही हो कारण जिसकी वजह से हमारी बाबूजी ने हमारी माँ को छोड़ा था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो सिर्फ नन्हे के नहीं, वो हमारे भी बाबूजी है। और तुम हमें नौकरों की तरह मारती हो, लेकिन अब नहीं सहेंगे हम। अब हम नन्हे को मारेंगे। प्लीज मेरी बात सुन। इसमें नन्हे की क्या गलती है? मैं तो खुद भी नहीं जानती थी कि वो तुम्हारी भी बाबूजी है। प्लीज बेटा, नन्हे के साथ कुछ मत करना। वो दोनों पिघल गई थी, कसूर उनका नहीं इनका था। मैंने तो फिर भी इनको माफ कर दिया, लेकिन वो शायद कभी इनको नहीं माफ करेंगे। इस वक्त कहाँ हैं दोनों बहनें? सर वो तो उसी दिन चली गई थी और उसके बाद लौट के घर वापस नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानते हैं मंजरी कहाँ है और जानबूझकर हमें नहीं बता रहे हैं? सर हमें कुछ नहीं पता। हम सच में आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। सर उस फ्रूट बेचने वाली को गुजरे भी सालों हो चुके हैं जब पलक और मंजरी काम करती थी। ना तो जितेंद्र का कुछ पता चल रहा है और ना ही मनोहर के बारे में कोई लीड मिल रही है। मैं सर, यस कमिंग। सर मंजरी 2 साल से जितेंद्र के साथ जहां रह रही थी वहां कभी किसी ने पलक को नहीं देखा। और जितेंद्र के पड़ोसियों को तो ये तक पता नहीं कि मंजरी की कोई छोटी बहन भी है। इसका मतलब मंजरी के साथ साथ उसकी छोटी बहन पलक भी 2 साल से गायब है। गायब तो मनोहर भी है सर, और उससे हमें उसकी पत्नी रीमा के बैकग्राउंड का पता नहीं चला। तुम कहना चाह रहे हो कि पलक ही रीमा है और पलक नाम बदलकर मनोहर की जिंदगी में आई। इसी वजह से जितेंद्र और मंजरी के साथ साथ मनोहर भी गायब है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है कि मंजरी अपनी छोटी बहन पलक को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। अगर पलक का मर्डर हुआ है तो फिर मंजरी भागी क्यों? क्या मंजरी भी अपनी छोटी बहन पलक के मर्डर में इन्वॉल्व है? सर हमने मनोहर, चंदन, जितेंद्र और मंजरी के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। मनोहर का जितेंद्र और मंजरी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन चंदन, जितेंद्र और मंजरी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉमन नंबर मिला है। वो नंबर किसी सोनलाल का है। ये सोनलाल है सर, और इसका फोन भी 2 साल से बंद है। सर मंजरी के ऊपर कोसी हाईवे के पास रुद्रनगर में जानलेवा हमला हुआ है और कोसी पुलिस ने मंजरी की फोटो सारे थानों में सर्कुलेट कर दिया। सर जिस वक्त मंजरी के ऊपर हमला हुआ उसका बच्चा भी उसके साथ था। सर एक आई विटनेस ने जितेंद्र को मंजरी के ऊपर हमला करते हुए देखा था। सर मंजरी जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है और कोसी पुलिस जितेंद्र को कोसी में सब जगह ढूंढ रही है। देख, अब अगर कुछ भी छुपाया ना तो हमारे हाथ चलेंगे। ये सोहनलाल कौन है? और ये रीमा, मंजरी की छोटी बहन पलक है ना? नहीं सर, ये पलक नहीं है। सर कोसी पुलिस ने जितेंद्र को अरेस्ट कर लिया है। मैं और छुटकी हमेशा माँ से पूछती थी, माँ हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है, आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे? लेकिन माँ कोई ना कोई बहाना बना के बात टाल लेती थी। तब हमें समझ नहीं आता था माँ बाबूजी की बेवफाई की सजा काट रही थी और मेरे ताऊ तो मेरे बाबूजी से भी गई गुजर निकले। अपनी गंदी नीयत पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने पूरे गांव के सामने मेरी माँ को डायन साबित कर दिया। आखिरी बार माँ की शक्ल भी नहीं देख पाए हम दोनों बहनें। हमें बस इतना पता था कि हमारे बाबूजी यहाँ मेरठ में रहते हैं, तो हम दोनों बहनें मेरठ चले आए। फिर फल वाली काकी ने हमारे बाबूजी को खोज तो निकाला,
पर वो कई सालों पहले हमें पराया कर चुके थे। हम वहां से भी निकल गए। सोचा उनकी दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेंगे। हम काकी के पास लौट रहे थे, तब फिर सोहनलाल आया हमारी जिंदगी में। कहने को वो हमारा मसीहा था। उसने हमें उन लड़कों से बचाया था। वो हमें अपनी नई जिंदगी देने के लिए अपने घर ले गया। बोला कि अरे ये तुम्हारा ही घर है। बैठी, देखो, आज से मुझे ही अपना पापा समझना है और आज से तुम दोनों की सारी जिम्मेदारियां मेरी। उसने हमें पाला, पढ़ाया, सब किया, लेकिन उसकी नीयत डोलने में वक्त नहीं लगा। जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। फिर जितेंद्र हमारी जिंदगी में आया। मैं मंजरी के लिए किसी हद तक जा सकता था साहब, लेकिन तब तक उसने बताया नहीं कि उसका मुंह बोला बाप सोहनलाल उसका रेप करता था। सिर्फ सोहनलाल ही नहीं, उसका दोस्त चंदन भी। उस दिन वैलेंटाइन डे पे मंजरी चंदन के घर पे थी। मैं वहां उसको विश करने गया था साहब। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। क्या हो रहा है मेरे घर पे? और तू साले, तेरे इतनी मजाल, तू मेरे घर पे। अगर मैं उस शैतान को पहले ही मार देती तो आज मेरी चुटकी। साहब मैं बहुत घबरा गया था। मेरी चुटकी। जितेंद्र ने मंजरी के लिए और मैंने अपने लिए लाश वहीं गाड़ने का फैसला किया। जब मां गई तो एक चुटकी ही थी। जिससे लिपट कर रो सकती थी, लेकिन अब वो चली गई है तो कोई नहीं है। जितेंद्र भी नहीं। मंजरी से शादी तो कर ली, लेकिन सहन नहीं कर पाया कि मेरा और मंजरी के बीच सोहनलाल मरा ही नहीं था। वो मेरा बच्चा नहीं था, वो सोहनलाल का बच्चा था साहब। और जब आप हमसे मिलकर गए तो मंजरी काफी डर गई थी। पुलिस हम तक पहुंच गई है जितेंद्र। अब हम और नहीं भाग सकते हैं। मैं पुलिस को जाके सब सच बता देती हूँ। मर जाती तो जरूर पछतावा होता साहब। अगर अभी कोई पछतावा नहीं है, जिंदगी ने जो दिया है सब कुछ आपके सामने रख दिया। बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी वो बने जो मेरी और मेरी छुटकी की किस्मत में नहीं था। सोहनलाल एक लंबे अरसे से मंजरी के साथ रेप कर रहा था। जिस दिन से इस अन्याय की शुरुआत हुई, तभी यह अपराध अपनी दस्तक दे चुका था। अगर मंजरी पहले ही हिम्मत करके मदद मांगने हमारे पास आई होती तो शायद उसे न पलक के लिए अफसोस होता, न अपनी बेटी के भविष्य के लिए। चंदन और सोहनलाल जैसे लोगों के लिए मौत की सजा भी कम है, लेकिन इस केस की विडंबना यह है कि सोहनलाल की मौत के लिए मंजरी को सजा भुगतनी पड़ेगी। वो दो कंकाल उस घर से मिलने के बाद हमारे सामने और भी दो केसेस के गड़े मुर्दे खुले। रीमा रोहन और प्रीति प्रताप, इनका गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है। मनोहर लाल और ओम प्रकाश अब भी इन केसेस में हमारे सस्पेक्ट हैं। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।